सुरंजन सोया हुआ है। माया बार बार उससे कह रही है, दादा उठो, कुछ व्यवस्था तो करो, देर होने पर कोई दुर्घटना घट सकती है। सुरंजन जानता है इस व्यवस्था का अर्थ है कहीं जाकर छिप जाना। जैसे चूहा डर कर बिल में घुस जाता है और जब उसका डर खत्म होता है तो चारों तरफ देखकर बिल से निकल आता है, उसी तरह उन्हें भी छिपना होगा। परिस्थिति शांत होने पर इधर उधर देखकर छिपने की जगह से निकलना होगा। आखिर क्यों उसे घर छोड़कर भागना होगा? सिर्फ इसलिए कि उसका नाम है सुरंजन दत्त, पिता का नाम सुधामय दत्त, माँ का नाम किरणमयी दत्त और बहन का नाम नीलांजना दत्त। क्यों उसके माँ बाप बहन को भी घर छोड़ना होगा? कमाल, बेलाल या हैदर के घर में आश्रय लेना होगा, जैसा कि 2 साल पहले लेना पड़ा था। 30 अक्टूबर की सुबह कमाल अपने स्कोटन के घर से कुछ आशंका महसूस कर दौड़ा आया था। सुरंजन को नींद से जगाकर कहा था, जल्दी चलो, 2-4 कपड़े जल्दी से लेकर घर पर ताला लगाकर सभी मेरे साथ चलो। देर मत कर, जल्दी चल। कमाल के घर पर उनकी मेहमानवाजी में कोई कमी नहीं थी। सुबह नाश्ते में अंडा रोटी, दोपहर को मछली भात, शाम को लॉन में बैठकर अड्डेबाजी, रात में आरामदेह बिस्तर पर सोना। काफी अच्छा बीता था वह समय। लेकिन क्यों उसे कमाल के घर पर आश्रय लेना पड़ता है? कमाल उसका बहुत पुराना दोस्त है। रिश्तेदारों को लेकर वह कितने दिन कमाल के घर पर रह सकता है? लेकिन उसे वहां क्यों रहना पड़ेगा? उसे क्यों अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है? कमाल को तो भागना नहीं पड़ता। यह देश जितना कमाल का है ठीक उतना ही सुरंजन का भी। नागरिक अधिकार दोनों के समान होने चाहिए। लेकिन कमाल की तरह वह क्यों सिर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता? वह क्यों इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं इसी मिट्टी की संतान हूं, मुझे कोई नुकसान न पहुंचे? सुरंजन लेटा ही रहता है, उठता नहीं। माया बेचैन होकर इस कमरे से उस कमरे में टहल रही है। समझाना चाहती है कि कुछ अनिष्ट हो जाने के बाद दुखी होने से क्या फायदा। CNN टीवी बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का दृश्य दिखा रहा है। टेलीविजन के सामने सुधामय और किरणमयी स्तंभित बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि सन 1990 के अक्टूबर की तरह इस बार भी सुरंजन किसी मुसलमान के घर पर उन्हें छिपाने ले जाएगा। लेकिन आज सुरंजन को कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। वह सोच रहा है कि वह सारा दिन सोकर ही बिताएगा। कमाल या अन्य कोई यदि लेने भी आता है तो कहेगा घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, जो होना है सो हो। आज दिसंबर महीने की 7वीं तारीख है। कल दोपहर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे घना अंधकार उतर आया था। कार सेवकों ने 450 वर्ष पुरानी एक मस्जिद तोड़ डाली। विश्व हिंदू परिषद द्वारा घोषित कार सेवा शुरू होने के 25 मिनट पहले यह घटना घटी। कार सेवकों ने करीब 5 घंटे तक लगातार विध्वंस की कार्रवाई से 3 गुंबद सहित पूरी इमारत को धूल में मिला दिया। यह सब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद RSS और बजरंग दल के सर्वोच्च नेताओं की मौजूदगी में हुआ। केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी PAC और उत्तर प्रदेश पुलिस निष्क्रिय खड़ी देखती रही कार सेवकों का यह नृशंसकांड। दोपहर 2:45 पर एक गुंबद तोड़ा गया, 4 बजे दूसरा गुंबद और 4:45 पर तीसरे गुंबद को भी उन्मत्त कार सेवकों ने ढहा दिया। इमारत को तोड़ते समय 4 कार सेवक मलबे में दबकर मर गए और 100 से अधिक घायल हुए। सुरंजन बिस्तर पर लेटे ही अखबार के पन्नों को उलट रहा था। आज के सभी अखबारों की बैनर हेडिंग प्रधान शीर्षक समाचार है, बाबरी मस्जिद का ध्वंस विध्वस्त। वह कभी अयोध्या नहीं गया, बाबरी मस्जिद नहीं देखी, देखेगा भी कैसे? उसने तो कभी देश से बाहर कदम रखा ही नहीं। राम का जन्म कब हुआ था और उसकी किस भूमि को खोदकर कोई मस्जिद बनी, यह उसके लिए बिल्कुल तुच्छ विषय है। लेकिन सुरंजन यह मानता है कि 16वीं शताब्दी के इस स्थापत्य पर आघात करने का मतलब सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर ही आघात करना नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुओं पर भी आघात करना है।
दरअसल यह संपूर्ण भारत पर, समग्र कल्याण बोध पर, सामूहिक विवेक पर आघात करना है। सुरंजन समझ रहा है कि बांग्लादेश में भी बाबरी मस्जिद को लेकर तीव्र तांडव शुरू हो जाएगा। सारे मंदिर धूल में मिल जाएंगे, हिंदुओं के घर जलेंगे, दुकानें लूटी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से कार सेवकों ने वहां बाबरी मस्जिद को तोड़कर इस देश के कट्टर कठमुल्लावादी दलों को और भी मजबूत कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल क्या यह सोच रहे हैं कि उनके उन्मत्त आचरण का प्रभाव सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित रहेगा? भारत में शुरू हो गए हैं भीषण सांप्रदायिक दंगे। मारे गए लोगों की संख्या 500 के नाते भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत कोई विच्छिन्न जम्बू द्वीप नहीं है। भारत में यदि विस्फोड़े का जन्म होता है तो उसका दर्द सिर्फ भारत को ही नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि वह दर्द समूची दुनिया में, कम से कम पड़ोसी देशों में तो सबसे पहले फैल जाएगा। सुरंजन आंख मूंद कर लेटा रहता है। उसे धकेलकर माया बोली, तुम उठोगे कि नहीं? बोलो। माँ, पिताजी तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। सुरंजन अंगड़ाई लेते हुए बोला, तुम चाहो तो चली जाओ, मैं इस घर को छोड़कर एक कदम भी नहीं जाऊंगा। और वे? मैं नहीं जानता। यदि कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर घर लूट लिया, जला दिया, क्या तुम उसके बाद भी बैठे रहोगे? बैठा नहीं, लेटा रहूंगा। खाली पेट सुरंजन ने एक सिगरेट सुलगाई। उसे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। किरण में रोज सुबह उसे एक कप चाय देती है, पर आज अब तक नहीं दी। इस वक्त उसे कौन देगा एक कप गरम गरम चाय? माया से बोलना बेकार है। यहाँ से भागने के अलावा फिलहाल वह कुछ भी सोच नहीं रही है। इस वक्त चाय बनाने के लिए कहने पर उसका गला सप्तम स्वर पर पहुंच जाएगा। वह खुद ही बना सकता है, पर आलस उसे छोड़ ही नहीं रहा है। उस कमरे में टेलीविजन चल रहा है। CNN के सामने आंखें फाड़कर बैठे रहने की उसकी इच्छा नहीं हो रही है। उस कमरे से माया थोड़ी थोड़ी देर में चीख रही है। दादा लेटे-लेटे अखबार पढ़ रहा है। उसे कोई होश नहीं। सुरंजन को होश नहीं है, यह बात सही नहीं है। वह जानता है कि किसी भी समय दरवाजा तोड़कर एक झुंड आदमी अंदर आ सकते हैं। उनमें कई जाने, कई अनजाने होंगे। घर के सामान तोड़ फोड़कर लूटपाट करेंगे और जाते जाते घर में आग भी लगा देंगे। ऐसी हालत में कमाल या हैदर के घर आश्रय लेने पर कोई नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, लेकिन उसे जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। माया चिल्ला रही है, तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेली ही चली जा रही हूँ। पारुल के घर चली जाती हूँ। दादा कहीं ले जाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। उन्हें जीने की जरूरत नहीं होगी, मुझे है। माया समझ गई है कि चाहे कारण कुछ भी हो, सुरंजन आज उन्हें किसी के घर छिपने के लिए नहीं ले जाएगा। निरुपाय होकर उसने खुद ही अपनी सुरक्षा के नाते भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत कोई विच्छिन्न जम्बू द्वीप नहीं है। भारत में यदि विस्फोड़े का जन्म होता है तो उसका दर्द सिर्फ भारत को ही नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि वह दर्द समूची दुनिया में, कम से कम पड़ोसी देशों में तो सबसे पहले फैल जाएगा। सुरंजन आंख मूंद कर लेटा रहता है। उसे धकेलकर माया बोली, तुम उठोगे कि नहीं? बोलो। माँ, पिताजी तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। सुरंजन अंगड़ाई लेते हुए बोला, तुम चाहो तो चली जाओ, मैं इस घर को छोड़कर एक कदम भी नहीं जाऊंगा। और वे? मैं नहीं जानता। यदि कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर घर लूट लिया, जला दिया, क्या तुम उसके बाद भी बैठे रहोगे? बैठा नहीं, लेटा रहूंगा। खाली पेट सुरंजन ने एक सिगरेट सुलगाई। उसे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। किरण में रोज सुबह उसे एक कप चाय देती है,
पर आज अब तक नहीं दी। इस वक्त उसे कौन देगा एक कप गरम गरम चाय। माया से बोलना बेकार है, यहाँ से भागने के अलावा फिलहाल वह कुछ भी सोच नहीं रही है। इस वक्त चाय बनाने के लिए कहने पर उसका गला सप्तम स्वर पर पहुंच जाएगा। वह खुद ही बना सकता है, पर आलस उसे छोड़ ही नहीं रहा है। उस कमरे में टेलीविजन चल रहा है। CNN के सामने आंखें फाड़कर बैठे रहने की उसकी इच्छा नहीं हो रही है। उस कमरे से माया थोड़ी थोड़ी देर में चीख रही है। दादा लेटे-लेटे अखबार पढ़ रहा है, उसे कोई होश नहीं। सुरंजन को होश नहीं है, यह बात सही नहीं है। वह जानता है कि किसी भी समय दरवाजा तोड़कर एक झुंड आदमी अंदर आ सकते हैं। उनमें कई जाने कई अनजाने होंगे। घर के सामान तोड़ फोड़ कर लूटपाट करेंगे और जाते जाते घर में आग भी लगा देंगे। ऐसी हालत में कमाल या हैदर के घर आश्रय लेने पर कोई नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, लेकिन उसे जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। माया चिल्ला रही है, तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेली ही चली जा रही हूँ। पारुल के घर चली जाती हूँ। दादा कहीं ले जाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। उन्हें जीने की जरूरत नहीं होगी, मुझे है। माया समझ गई है कि चाहे कारण कुछ भी हो, सुरंजन आज उन्हें किसी के घर छिपने के लिए नहीं ले जाएगा। निरुपाय होकर उसने खुद ही अपनी सुरक्षा के अर्थ मारपीट एक संप्रदाय के साथ दूसरे संप्रदाय के संघर्ष का नाम ही दंगा है, लेकिन इसे तो दंगा नहीं कहा जा सकता। यह है एक संप्रदाय के ऊपर दूसरे संप्रदाय का हमला, अत्याचार। खिड़की से होकर धूप सुरंजन के ललाट पर पड़ रही है। जाड़े की धूप है, इस धूप से बदन नहीं जलता। लेटे लेटे उसे चाय की तलब महसूस होती है। अब भी सुधामय की आंखों में वे सब दृश्य उभरते हैं। चाचा, बुआ, मामा, मौसी सभी एक एक कर देश छोड़कर जा रहे हैं। मयमनसिंह जंक्शन से फूलबाड़ी की दिशा में गाड़ी छूटती है। जब कोयले का इंजन धुआं छोड़ता हुआ सीटी बजाकर चल देता है तो गाड़ी के डिब्बे से हृदय विदारक रोने की आवाज आती है। पड़ोसी भी जाते जाते कह रहे हैं, सुकुमार चलो, यह मुसलमानों का होमलैंड है, यहाँ अपनी जिंदगी की कोई निश्चयता नहीं है। सुकुमार दा जुबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा, अपनी मातृभूमि में यदि निश्चयता नहीं है तो फिर पृथ्वी के किस स्थान पर होगी। देश छोड़कर मैं भाग नहीं सकता। तुम लोग जा रहे हो तो जाओ, मैं अपने पुरखों का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नारियल, सुपारी का बगीचा, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, 2 बीघा जमीन पर बना हुआ मकान, यह सब छोड़कर सियालदह स्टेशन का शरणार्थी बनूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। सुधामय तब 19 वर्ष के थे। कॉलेज के दोस्त उनके सामने ही चले जा रहे थे। उन्होंने कहा था, तुम्हारे पिताजी बाद में पछताएंगे। सुधामय ने भी उस समय अपने पिता की तरह बोलना सीखा था। अपना देश छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाऊंगा, मरूंगा तो इसी देश में और जीऊंगा भी तो इसी देश में। 1947 में कॉलेज खाली हो गया। जो नहीं गए थे वे भी जाएंगे कह रहे थे। उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ मुसलमान छात्र और बचे हुए थे। दरिद्र हिंदुओं के साथ कॉलेज पास करने के पश्चात सुधामय लिटन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। 1952 में वे 24 वर्षीय गर्म खून के युवक थे। ढाका के रास्ते में जब राष्ट्रभाषा बांग्ला होनी चाहिए का नारा लगाया जा रहा था तब सारे देश में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा होगी। मोहम्मद अली जिन्ना के इस सिद्धांत को सुनकर साहसी और प्रबुद्ध बंगाली युवक उत्तेजित हो गए थे। बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को लेकर पाकिस्तानी शासक दल के सामने वे झुकी हुई रीढ़ की हड्डी को अब सीधा कर तनकर खड़े हो गए। विरोध किया, पुलिस की गोली खाकर मौत को अपनाया, खून से लथपथ हो गए, लेकिन किसी ने राष्ट्रभाषा बांग्ला होने की मांग नहीं छोड़ी। सुधामय उस समय काफी उत्तेजित थे। जुलूस के सामने खड़े होकर बांग्ला चाहिए का नारा लगाया था। जिस दिन पुलिस की गोली से रफीक सलाम, बरकत, जब्बर ने जान दी थी,
सुधामय भी उसी जुलूस में थे। गोली उन्हें भी लग सकती थी, वे भी देश के महान शहीदों में एक हो सकते थे। 69 के जन आंदोलन में भी सुधामय घर पर बैठे नहीं रहे। उस समय अयूब खान के आदेश पर पुलिस जुलूस देखते ही गोली चलाती थी। तब भी बंगालियों ने 11वीं दफा की मांग को लेकर जुलूस निकालना नहीं छोड़ा। पुलिस की गोली से मरे आलमगीर मंसूर मिंटू की लाश को कंधे पर उठाए वे मयमनसिंह की सड़कों पर घूमे थे। उनके पीछे सैकड़ों शोक संतप्त बंगाली पाकिस्तानी सैनिकों के विरुद्ध फिर एक बार कमर कस कर उतरे थे। 1952 का भाषा आंदोलन, 1954 का संयुक्त फ्रंट निर्वाचन, 1962 का शिक्षा आंदोलन, 1964 का फौजी शासन विरोधी आंदोलन, 1966 में 6 दफा आंदोलन, 1968 का अगरतला षड्यंत्र मामला विरोधी आंदोलन, 1970 का आम चुनाव और 1971 का मुक्ति युद्ध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्विजातीय आधार पर देश विभाजन का सिद्धांत सरासर गलत था। अबुल कलाम आजाद ने कहा था, It is one of the greatest frauds on the people to suggest that religion's affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically and culturally different. It is today that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistic, economic and political frontiers. History has however proved that after the first few decades, or at the most after the first century, Islam was not able to unite all the Muslim countries on the basis of Islam alone. जिन्ना भी द्विजातीय खोखलेपन की बात को जानते थे, माउंटबेटन ने जब पंजाब और बंगाल के विभाजन की बात कही थी, तब जिन्ना ने कहा था, A man is Punjabi on a Bengali before he is Hindu or Muslim. They share a common history, language, culture and economy. If you divide them, you will cause endless bloodshed and trouble. सन 1947 से 1971 तक बंगाली जाति को अनंत रक्तपात और कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं, जिसकी चरम परिणति 1971 का मुक्ति युद्ध था। 30 लाख बंगालियों के खून के बदले में प्राप्त आज़ादी इस बात को प्रमाणित करती है कि धर्म कभी जातिसत्ता की नींव पर नहीं रह सकता। जातिसत्ता की नींव भाषा, संस्कृति, इतिहास आदि हैं। यह सच है कि पंजाबी मुसलमान के साथ बंगाली मुसलमान की एक जातीयता एक दिन पाकिस्तान द्वारा ही लाई गई थी, लेकिन हिंदू मुसलमान की द्विजातीयता की धारणा को तोड़कर इस देश के बंगालियों ने सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ सुलह नहीं की। 71 में सुधामय मयमनसिंह के एक अस्पताल में डॉक्टर थे। उस समय वह घर और बाहर दोनों जगह काफी व्यस्त रहते थे। शाम को स्वदेशी बाजार में एक